कहानी के शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन एमी एक पार्टी में जाती है फ्लावर बुके डिलीवरी करने के लिए। वो एक डिलीवरी गर्ल थी, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो वो ये देख करके शौक हो जाती है जिस बंदे को वो पिछले कई सालों से डेट कर रही है और पिछले 7 सालों से वो मैरिड है उससे। वो बंदा नियान एक्चुअल में उसके सामने तो गरीब बनता था, लेकिन वो रियल में बहुत ही ज़्यादा अमीर है और आज अपनी क्रश जीजी को फ्लावर बुके देने के लिए यहाँ पर मंगाया हुआ है। जैसे तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। उसने नियान के लिए क्या कुछ नहीं किया था, वो उसके सामने गरीब बनने का एक्टिंग करता था। एमी अपनी सारी सैलरी लगा दिया करती थी और आज वो इतना अमीर है कि कुछ होशो हवास ही नहीं है। एमी को जब ये बात पता चलता है, शौक से उसका दिल टूट जाता है। गुस्से में आकर के एमी नियान को डाइवोर्स देने के लिए बोलती है। नियान बोलता है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? चलो माना मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं अमीर हूँ। तभी वहाँ पर जीजी, जो कि नियान की क्रश थी, उसकी बचपन की फ्रेंड थी, वो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। नियान एमी को छोड़ करके जीजी को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकलता है और बोलता है आ करके वो उसे बाकी बातें एक्सप्लेन करेगा। एमी को यहाँ पर एक और सच्चाई पता चलती है, वो सच जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअल में नियान ने बेट लगाया था जीजी से 7 साल पहले कि एमी कॉलेज स्टूडेंट भले ही टॉपर है, लेकिन वो एक गोल्ड डिगर है। वो नियान के पैसे के पीछे है। इसी वजह से नियान ने यहाँ पर उसके सामने गरीब होने का एक्टिंग किया और एमी बेचारी अपना कॉलेज की सारी स्कॉलरशिप सब कुछ नियान को दे दिया करती थी। उसकी और जीजी के ग्रुप के बीच में बेट लगा था कि एमी को वो पटाएगा। निहान उससे कहता है, हाँ माना मुझसे गलती हुआ है, मैंने बेट लगाया था, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। उसे लगा था कि वो गरीब होने की एक्टिंग कर रहा है, एमी से माफ़ी मांगेगा और एमी उसे माफ़ कर देगी। लेकिन एमी ने फाइनली डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया था। उनके जाने के बाद एमी को उनके बेटे का कॉल आता है। एमी को पता चलता है, उसके बेटे को भी पता है कि नियान कितना अमीर है। उसका खुद का बेटा एमी को पसंद नहीं करता था। वो कहता है, मैंने देखा तुमने पापा को किस तरीके से डांट लगाया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, जहाँ पर कि एमी को तैरना नहीं आता था। वो डूब रही थी और उसका खुद का बेटा हंस रहा था। थैंकफुली वहाँ पर एक दूसरा अननोन इंसान आकर के एमी की जान बचा लेता है। एमी की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटे बच्चे को देखती है। बच्चे से एमी पूछती है, क्या तुम्हारे गार्जियन ने मेरी जान बचाई है? वो इशारा करता है हाँ। एक्चुअल में वो बोल नहीं सकता था। घर का बटलर आता है और बोलता है, हमारे बॉस ने आपकी जान बचाई है। एमी वहाँ पर उनके बॉस को थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन वो इंसान कहता है कि सॉरी, लेकिन हमारे बॉस लड़कियों को टच नहीं करते हैं, उन्हें उनका इंटरेक्शन पसंद नहीं है, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने आपकी जान बचा दी है, वरना आप उस दिन तो मर ही गए होते। एमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो फेंग को देखते हैं, जिसने कि एमी की जान बचाई थी। वो बहुत सारे पिल्स खा रहा था, उसके बॉडी में एक अजीब सी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर भी उसे मेंटली ट्रीट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसने जब से एमी को टच किया था, जब से बचाया था, तब से अपनी इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो छोटा बच्चा पहली बार बोलता है और एमी को मॉमी कह के पुकारता है। अब फेंग सोचता है, अगर ये बच्चा पहली बार एमी की वजह से बोल रहा है तो उसे साथ रखना चाहिए। घर का बटलर एमी को रोकता है और उसे ऑफ़र देता है। वो कहता है, हमारे बॉस फेंग आपसे शादी करना चाहते हैं। एमी कहती है, भले ही मैं नियान से डिवोर्स लेने वाली हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुरंत ही किसी और रिलेशनशिप में एंटर कर जाऊँ। मैं तो तुम्हारे बॉस से मिले भी नहीं हूँ, वो इतना अमीर है। आई डोंट थिंक कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। अब फेंग को यहाँ पर एमी से तो मिलना ही पड़ेगा, उसे सिचुएशन समझाने के लिए आखिरकार वो एमी से क्यों शादी करना चाहता है। एमी कन्फ्यूजन में थी, अचानक से इतना अमीर इंसान उससे क्यों शादी करेगा भाई। तभी फेंग उस छोटे बच्चे को लेकर के आता है। वो एमी को देख करके हक कर लेता है। ना जाने क्यों एमी को उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फेंग यहाँ पर एमी को वो शादी का प्रपोजल ऑफ़र करता है। बोलता है, एक्चुअल में मेरे बच्चे को जब से तुमने बचाया है, तब से वो तुम्हें मम्मी कह के पुकार रहा है। वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है और इसी वजह से सिर्फ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डोंट वरी, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाला है। देखो, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे साइन करती हो तो तुम्हें बहुत ही फ़ायदा होगा, बाकी चीज़ें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एमी को वो सोचने के लिए कुछ वक्त देता है, लेकिन एमी उसे रिजेक्ट करके चली जाती है, कहते हुए, नहीं ये गलत है, मैं इस तरीके से फेक मैरिज में नहीं आ सकती। बाहर निकलती है तो एमी को नियान का कॉल आता है पूछने के लिए कि वो किधर है।
एमी उससे अब डाइवोर्स लेने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर कि नियानो से कह रहा था इतना ओवर ड्रामा करने की क्या ही ज़रूरत है। एक झूठी तो बोला है कि हाँ मैं गरीब था, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि कहीं तुम गोल्ड डिगर तो नहीं हो, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया उस बेड के चक्कर में। एमी हंसते हुए कहती है तुम्हारा ये झूठ मेरा 7 साल का ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। तुम्हारे इस गरीबी के चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं खोया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें बस ये सब कुछ मजाक लग रहा था। याना अभी एमी से और माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन तभी उसे जीजी मैसेज करती है और कहती है अरे यार वैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम ना थोड़ा अकड़ के अपनी अमीरी दिखाओ उसे, वो देखना तुम्हारे पैरों में ही गिर जाएगी। उसकी बात वापस से मानते हुए नियान यहाँ पर एमी का इंसल्ट करने लगता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे बिना तुम इस शहर में सर्वाइव कर पाओगी? ये अपार्टमेंट का रेंट भी आज ही ख़त्म हो रहा है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक रह पाती हो मेरे बिना। वहाँ से चले जाता है। एमी चुपचाप अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाने पे उसकी ग्रैंड मदर गाँव से शहर आई हुई थी और एमी से मिलना चाहती थी। एमी बता देती है कि मैंने नियान से ब्रेकअप कर लिया। ग्रैंड मदर भी मोस्टली उन्हें अपना जमा किया हुआ पैसे एमी को देती रहती थी ताकि एमी और नियान खुश रह सके। एमी उन्हें एक होटल में खाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, तो वो जो मैनेजर था वो उन दोनों का इंसल्ट करने लगता है। इस चक्कर में एमी के ग्रैंड मदर के सर में चोट लग जाता है। ये सब कुछ देख करके नियान मज़े ले रहा था। उसे लगा था कि अब तो एमी झुक करके उससे माफ़ी मांगने के लिए आएगी, लेकिन तभी वहाँ पर एमी को फिंग का कार्ड दिखता है। फिंग ने उसे कहा था अगर तुम्हारा डिसीजन बदले तो मेरे पास आ जाना। यहाँ पर एमी उसे कॉल करती है और तुरंत ही फिंग यहाँ पर उसे लेने के लिए आ जाता है। अब ये चीज़ देख करके नियान सोचने लगता है कि आखिरकार कौन लड़का है जो कि उसे ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर रहा है। वो खुद भी जानना चाहता था। जल्दी जल्दी उसकी ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल के लिए फिंग लेकर के जाता है। नियान एमी की कार को फॉलो कर रहा था। वो गुस्से में जीजी को कॉल करता है और कहता है तुमने कहा था कि एमी खुद उसके पास चल के आएगी, लेकिन अब तो कोई और उसका हेल्प कर रहा है। जीजी कहती है मैंने पहले ही कहा था ना कि देखना एमी एक गोल्ड डिगर है, देखो अभी तुमसे वो अलग भी नहीं हुई है और उसने नया एक लड़का पटा लिया। यहाँ पर वो वापस से एमी के कान भर रही थी ताकि वो उससे दूर रहे। जेजे की बातों में हमेशा शुरुआत से ही नियान आया था और वो हमेशा ही जेजे के लिए ही तो बेट लगाया करता था। आज भी वो वही बात मान रहा था, उसे फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पर उसे अभी पता नहीं था कि ये कार एक्शन में फेंग का है। डॉक्टर्स बताते हैं कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही वीक हो चुकी हैं और उन्हें लंबा समय लगेगा रिकवर होने में। एमी वहाँ पर फेंग से शादी करने की बात मान चुकी थी। एक तो उसकी अच्छाई देख करके और दूसरा कि एमी के पास एक्चुअल में वक्त नहीं था इन चीज़ों का, इसी वजह से। और यहाँ पर फेंग भी खुश था कि चलो उसके बच्चे के लिए उसे फैमिली मिल जाएगी, लेकिन ना जाने क्यों वो जब भी एमी के पास जाता था तो यहाँ पर उसे एक अलग सा सेंसेशन बॉडी में होने लगता था। वो एमी के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता था, लेकिन एमी इन चीज़ों को समझ रही थी। फेंग उसे कहता है बेहतर होगा शादी तक हम हमारे डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, तुम कॉन्टैक्ट अच्छे से पढ़ करके शाइन कर लेना और आज से 1 महीने बाद हमारी शादी होगी। एमी उसकी बात को मान जाती है। एमी फेंग के ही घर रहने के लिए जाती है। वो दोनों अलग कमरे में रहने वाले थे। एमी का काम था उस बच्चे का ख्याल रखना। वो जानती थी कि फेंग केवल और केवल उस बच्चे के लिए ही उससे शादी कर रहा है। ट्रीटमेंट के बाद ग्रैंड मदर को घर लेकर के आया गया था। वो एक अलग कमरे में आराम कर रही थी। उनका ख्याल रखने के लिए एक अलग से नर्स रखी गई थी। एमी का जो कमरा दिया गया था उसके सामने वाला कमरा फेंग का था। एमी अपने कमरे में जाती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा था। वो यहाँ पर नियान से अब डाइवोर्स कैसे ले इसी बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर फेंग ने उसके लिए थैंक यू लेटर और साथ ही में अपना कार्ड उसे दिया हुआ था। वो जितना चाहे उससे खर्चा कर सकती थी। अब फेंग की हालत इधर ख़राब हो रही थी। फेंग को बार बार दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए। एमी उससे बात करने के लिए जाती है। फेंग की हालत ख़राब थी, उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है, लेकिन फेंग एमी को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर एमी फिर उसे कॉल करती है और बोलती है कि एक्चुअल में वो उसका हेल्प चाहती है ताकि वो नियान से डाइवोर्स ले सके। फेंग कहता है ठीक है, वो उसका हेल्प करेगा। वो उसे थैंक्स बोल करके फ़ोन रख देती है। हालांकि वो जानना चाहती थी कि फेंग को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और वो इस तरीके से उससे अजीब सा डिस्टेंस क्यों मेंटेन करके रखा हुआ है।
अगली सुबह वो छोटा बच्चा एमी से बात करने के लिए जाता है। वो एमी को बहुत ही पसंद करता था और एमी को बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ। उन दोनों को खुश देख करके फेंग खुश था। तभी एमी को यहाँ पर नियान का कॉल आता है। वो उसे कहता है, तुम फेंग से कैसे कनेक्टेड हो? क्या तुमने फेंग को खुद को सेल कर दिया? फेंग के लॉयर की तरफ से डाइवोर्स पेपर आया है। एमी कहती है, तुम्हें इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, वरना मुझे तुमसे डाइवोर्स लेने का अलग भी तरीका पता है। अब उसे पता था नियान से डाइवोर्स लेने के लिए तो उसे मिलना ही पड़ेगा। वो बच्चे का तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाता है। एमी को कम से कम अपने बच्चे के लिए थोड़ी हमदर्दी थी, तो वह एक बार उससे मिलने जाने का डिसाइड करती है और घर के लिए निकल जाती है। द फेंग के बेबी को लगता है कि शायद वो घर वापस नहीं आने वाली है। वो बेचारा रोने लगता है। जाने से पहले एमी ने उसे कहा था कि वो घर वापस ज़रूर आएगी। घर पहुंचती है तो निहान को लगता है कि एमी उसके साथ आई है, लेकिन वो कहती है, मैंने तुम्हारी माँ से बात कर लिया, वो डाइवोर्स के लिए मान गई है, और अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो तुम्हारे जो चीज़ें के साथ चल रहे हैं ना, वो सारे मैं ऑनलाइन लीक कर दूँगी। सोचो फिर तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। तुम्हें लगता है कि मुझे उस बच्चे की भी फिक्र है? वो तो पहले ही मुझे डिसऑन कर चुका है। तभी वो बेबी को लेकर के आता है इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन उसका बच्चा खुद ही एमी को धक्का दे देता है। एमी को लगता है कि मेरा ही बच्चा है ना, ये इसके साथ इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकता है। और जेजी को पसंद करता था एक्चुअल में। निहान यहाँ पर एमी को कहता है, इतना भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है। माना कि तुम गोल्ड डिगर नहीं हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि फेंग तुम्हें ज़्यादा दिनों के लिए रखेगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिस टाइप की तुम गरीब लड़की हो, उस हिसाब से तुम मेरे घर में बहुत ही अच्छा तुमसे शादी करने का मौका मिल रहा है। एमी हंसते हुए कहती है, अफसोस, मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। निहान की मॉम भी निहान को कॉल करके डांट लगाती है और एमी को डाइवोर्स के लिए बोलती है। एमी उसे साफ तौर से क्लियर कर देती है उसका डिसीजन नहीं बदलने वाला है, उसे निहान से डाइवोर्स लेना है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ खो दिया। इस बात पर निहान कहता है, ठीक है, तुम पछताओगी और एक दिन खुद मेरे पास लौट करके आओगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब एक बार एमी ने डिसाइड कर लिया तो वो दोबारा उसकी तरफ अब मुड़ के भी नहीं देखने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। आफ्टर दैट वो दोनों जाकर के डाइवोर्स का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। एमी वहाँ से चली जाती है और निहान अब भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो उसके पास ज़रूर ही लौट करके आएगी। घर जाती है तो देखती है कि फेंग हॉल में बैठ करके काम कर रहा है। वो उसको थैंक्स बोलती है उसका नियान से डाइवोर्स लेने में हेल्प करने के लिए। फेंग कहता है, वैसे भी मुझे तुमसे शादी करनी थी तो मैं तुम्हारा हेल्प तो ज़रूर ही करता ना। यहाँ पर एमी फेंग को ताड़े जा रही थी। अब फेंग के वापस से अरमान जगने लगते हैं। फेंग उसे कहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें देख करके पता नहीं क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कम से कम शादी तक खुद को दूर रखो। एमी ओके बोल करके कमरे में जाने लगती है तो वह स्लिप करके गिरने लगती है। फेंग उसे संभालता है। एमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए कमरे में अंदर चली जाती है। फेंग बेचारा कंफ्यूज कि उसे बार बार ये अजीब वाली फीलिंग क्यों होती है। एमी के पास आते ही इधर फेंग के बेबी को लगता है कि एमी घर नहीं आने वाली, इसी वजह से वो रोना धोना कर रहा था। फेंग जाता है उससे बात करने के लिए और बोलता है, क्यों रो रहे हो, तुम्हारी मम्मी तो वापस आ गई है। वो बच्चा खुश होकर के एमी से मिलने के लिए कमरे में जाता है। उसे घर आया हुआ देख करके वो बहुत ही खुश था। एमी टाइम पास करने के लिए अपना फेवरेट हॉबी अपनी पेंटिंग कर रही थी। पहली बार फेंग एमी के बनाए पेंटिंग को देखता है और वो उसे काफ़ी अप्रिशिएट करता है। रात में घर का बटलर जानबूझ करके एमी को फेंग को कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जाने बोलता है। एमी फेंग को कॉफ़ी देने के लिए जाती है। बेचारा उसे इतने पास देख करके वापस से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एमी को वो उस इंसान का कार्ड देता है जो कि उसका आइडल था, यानी कि एक बड़ा पेंटर था। वो कुछ दिनों में पेंटिंग का कंपटीशन भी कराने वाला था, तो वो एमी को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है। आज तक 7 सालों में नियान को तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल में एमी भी पेंटिंग करती है। कुछ साल पहले जो जीजी थी उसने एमी की पेंटिंग चुरा करके बेस्ट पेंटर का अवार्ड भी जीत चुकी है। ये सारी बातें कुछ भी यहाँ पर नियान को नहीं पता था। एमी खुश होकर के अगले दिन फेंग के लिए चिकन सूप बना रही थी, क्योंकि वो नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर निकल जाएगा। और तभी वहाँ पर उसे नियान का कॉल आता है। वो कहता है, बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है, उसे चिकन सूप पीना है, बना करके ले आओ। एमी हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी घर की अब नौकरानी नहीं हूँ, वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीजी है ना, जाओ जा करके उसे बोलो वो तुम्हारे बच्चे के लिए तो चिकन सूप बना ही देगी। कह के फ़ोन कट कर देती है।
इधर निहान के बच्चे की तबीयत ख़राब था। वो निहान से ज़िद कर रहा था एमी का बना हुआ सूप पीने का। वो कहता है कि एमी घर नहीं आने वाली है। उस बच्चे को जीजी ने भी भड़का दिया था कि एमी अच्छी औरत नहीं है और वो हमेशा ही इसी वजह से उससे नफ़रत करता था। लेकिन एक्चुअल में वो एक अच्छी इंसान की तरह इन दोनों का ख्याल रखती थी। खोने के बाद ही इन्हें उनकी ज़रूरत का एहसास हो रहा है। एमी अब उनमें से किसी के कॉल मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रही थी। ना जाने क्यों उसने एंड तक उन्हें ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उससे अब उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर फेंग ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एमी ने उसके लिए चिकन सूप बनाया था, वो उसे देती है। उसे थैंक्स बोलता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। आफ्टर दैट एमी उस छोटे बच्चे को किंडरगार्टन लेकर के जाती है, जहाँ पर कि नियान का भी बच्चा आया हुआ था। उसे एमी को उस छोटे बच्चे के साथ देख कर के काफ़ी जलन महसूस हो रहा था। उसके पेरेंट में से कोई भी आज उसे डिलीवर करने के लिए नहीं आया था, जबकि उस छोटे बच्चे को एमी माँ की तरह प्यार दे रही थी। इधर रात में जब एमी काम कर रही थी तो फेंग उसे वीडियो कॉल करता है। वो एक्शन में फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और यहाँ पर एमी के साथ वो बहुत देर तक वीडियो कॉल पर बातें करता है। हालांकि उसके अरमान कई बार जागे थे, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। एमी को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन वो फेंग की फीलिंग को समझती है और उसके साथ बहुत लेट नाइट तक वीडियो कॉल पर रहती है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके और उसे दवा लेने का ज़रूरत ना पड़े। अगले दिन वो उस पेंटर को कॉल करती है। फेंग ने पहले ही उन्हें रिकमेंड कर दिया था। वो पेंटर एमी के नाम से ही पहचान जाता है। वो कहता है हाँ ठीक है, तुम ज़रूर आओ उस कंपटीशन में। एमी ड्राइंग कर रही थी तभी वहाँ पर वापस से उसे नियान का कॉल आता है। वो उसे कहता है ड्रामा बंद करो, आई नो तुम उस पेंटर की बहुत बड़ी फ़ैन हो, तुम चाहो तो और मुझे सॉरी बोलो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एमी फ़ोन कट कर देती है। तभी नोटिस करती है कि फेंग ने उसे बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस किए हैं। वो ध्यान ही नहीं दे पाई। तभी वहाँ पर फेंग घर आ जाता है। वो कहता है मुझे लगा कि शायद कल रात की हरकत के बाद तुम मुझसे गुस्सा हो और इसी वजह से मेरे कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। एमी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एमी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में मैं पेंटिंग करने में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाई। फ्रेंक उसे कहता है तो क्या मैं कभी कभी ऐसे मजाक कर सकता हूँ। एमी कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ही, मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे बीच कोई रियल में रिलेशनशिप बने तो। आफ्टर दैट वो वापस से बिजनेस ट्रिप के लिए चले जाता है। अगले दिन एमी उस छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो नियान वहाँ पर आया हुआ था। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मतलब तुम्हें भी फेंग ने घर की नैनी ही बना देना, उससे अच्छा तो तुम मेरे ही घर पर थी, कम से कम अमीरों की ज़िंदगी तो जी थी। एमी उसके बातों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है, उसे जो सोचना है सोचने दो। यहाँ पर जी उसे कह रही थी बेहतर होगा कि तुम नियान से दूर ही रहो, तुम एक सही में गोल्ड डिगर हो, देखो नियान को छोड़ी नहीं कि तुम फेंक के पीछे पड़ गई। एमी कहती है बेहतर होगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल लो, अगर दोबारा मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने का तुम दोनों ने कोशिश किया तो ये तुम दोनों के लिए सही नहीं होगा। वो इन्विटेशन दिखाता है और कहता है देखो जीजी ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें भी वहाँ का इन्विटेशन दिला सकता हूँ। एमी हंसते हुए कहती है मुझे तुम्हारे इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे बच्चे को स्कूल भेज देती है। अब निहान का बच्चा ये सब कुछ देख रहा था तो उसे काफ़ी जलन होने लगता है और वो छोटे बच्चे को परेशान करने लगता है स्कूल में। एमी ने उसे अपने हाथों से बनाया हुआ कुकी दिया था। एमी को ये बात पता चलता है, वो स्कूल आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि नियान के बच्चे ने इसे परेशान किया है। तो वो गुस्सा होकर के उसे सॉरी बोलने के लिए बोलती है। वो डर के मारे उसे सॉरी बोल देता है। वो अपने बच्चे को लेकर के जाती है पोस्ट ऐड करने के लिए। और ये सब कुछ वो छोटा बच्चा सोच रहा था कि ये सब कुछ एमी उसके लिए करती थी। फेंग के बेबी को लगता है कि शायद उसने एमी को परेशान किया। एमी कहती है परेशानी कैसा बेटा, गलती तो दूसरे की है, उसने तुम्हें परेशान किया ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान के बच्चे को लेने के लिए ना तो नियान आता है और ना ही जीजी आती है। घर की मेड आती है, बाहर के बहुत सारे सामान वो उसके लिए ख़रीद के लेकर के आती है, लेकिन क्या बाहर का सामान घर के बना प्यार से चीज़ों का कंपेयर कर सकता है, कभी नहीं। और ये चीज़ छोटे बच्चे को भी धीरे धीरे करके पता चल ही चुका था। घर जा कर के एमी फेंग के बेबी का केयर कर रही थी, फर्स्ट ऐड कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नियान का बच्चा अकेला था। उसका ख्याल करने वाला ना तो नियान था और ना ही जीजी। लेट नाइट नियान ड्रंक होकर के घर आता है।
और वो आदत के अनुसार एमी को हैंगओवर सूप बनाने के लिए बोलता है। उसका बच्चा यहाँ पर आता है। वो अपना चोट दिखाते हुए कह रहा था कि मेरे चोट पर दवा लगा दो, लेकिन नियान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसे ध्यान आता है एमी तो वो घर पर है ही नहीं। वो गुस्से में एमी को यहाँ पर मैसेज डालता है कि तुम पछताओगी अगर मेरे पास वापस नहीं आई तो। 10 दिन दे रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम घर आओगी तो फिर मैं तुम्हें वापस से अपनाने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो एमी थी वो शादी के ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी। वो नियान के मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। फेंग ने एमी के लिए बहुत ही अच्छा शादी का ड्रेस तैयार किया था। दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। फेंग शादी से पहले तक बिजनेस ट्रिप पर ही रहने का डिसाइड करता है। हालांकि वापस से एमी को यहाँ पर शादी के ड्रेस में देख करके उससे कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बेचारा खुद को कंट्रोल करके ही रखा हुआ था। और इधर एमी सोचती है वो भी फेंग को कुछ गिफ्ट दे। इसी वजह से वो उसके लिए रिंग वगैरह खरीदने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जेजे आ जाती है। वो एमी का इंसल्ट करने लगती है। नियान ने उसे कई सालों तक झूठ बोला था और यहाँ पर एमी उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रही है। वह रिंग बाई करके फेंग के लिए लौट रही थी, तभी नियान वहाँ पर आ जाता है और वो बोलने लगता है कि जब तुम मेरे साथ थी तब तो तुम्हें मुझे देने के लिए पैसे नहीं होते थे और आज तुम फेंग के लिए इतनी महंगी चीज़ें दे रही हो। एमी कहती है मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, तुम्हें उस बात से क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी क्या तुम मेरे सच में हार्ड अर्न मनी डिज़र्व करते थे? खुद से पूछ लेना। नियान यहाँ पर वापस से एमी पर गुस्सा करने लगता है और जेजे भी एमी के खिलाफ ही उसे भड़का रही थी। एमी कहती है देख भाई, अब मेरा तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे लाइफ में एनी हाउ वापस नहीं आने वाली हूँ। इस बात को तुम समझ क्यों नहीं जाते हो? वो उन्हें इग्नोर करते हुए फेंग के लिए वो गिफ्ट ले करके वहाँ से चली जाती है। हालांकि नियान ने कहा था कि फेंग की शादी किसी और से होने वाली है। उसकी एक्स फियांसे जीजी है जो कि अब वापस आ चुकी है, लेकिन वो उसकी बातों का ध्यान नहीं देती है। अगले दिन वो फेंग के बेबी को स्कूल लेकर के जाती है। अब नियान अपने बच्चे का इस्तेमाल करने का सोचता है। वो उसे पता था कि उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट है और वह भी अपने बच्चे के लिए सोचती है। वो उसे कहती है हम ना उसे इमोशनल ड्रामा करके घर बुलाएंगे ताकि वो तुम्हारी वजह से तो कम से कम घर आ जाए। इधर एमी इन चीज़ों को इग्नोर करके फेंग के बेबी का केयर कर रही थी और जो नियान था ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए यहाँ पर एमी को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद रहा था और अपने बच्चे को उसे कॉल करके घर आने के लिए बोलता है, जिसे एमी साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे पास तो किसी हालत में नहीं आने वाली हूँ। रात में वापस से फेंग एमी को वीडियो कॉल करता है। वो और उसका बच्चा दोनों ही काफ़ी देर तक फेंग से वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। एमी उस कंपटीशन में जाती है जहाँ पर कि नियान जीजी को लेकर के आया हुआ था। अब एमी के पास कोई हार्ड कॉपी इनविटेशन तो था नहीं, तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ऑफ़र दिया था, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। एमी उस इंसान को लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए बोलती है, तो एक्चुअल में एमी का नाम लिस्ट में था। उसे भी पार्टी में अंदर जाने दे दिया जाता है। अब नियान भी सोचने लगता है कि एमी का हेल्प किसने कर दिया? क्या फेंग ने उसका हेल्प किया एमी को इतने बड़े कंपटीशन में आने के लिए? एमी को वो कहता है तुम्हें ड्राइंग तो आती नहीं है, तुम बेकार में यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हो। एमी कहती है वो तो वक्त बताएगा, मुझे ड्राइंग आती है नहीं, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर कंपटीशन में जाने पर एमी वहाँ पर उस बड़े पेंटर से मिलती है जो कि एमी के नाम से उसे पहचान जाता है। उसने उसकी पहले भी पेंटिंग देखी थी तो उसे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन जीजी पहले ही जाते हुए उस पेंटर को अपनी पेंटिंग दिखाती है। इसके बाद एमी भी अपनी पेंटिंग दिखाती है, लेकिन उस पेंटर को एमी का पेंटिंग बहुत पसंद आता है और फर्स्ट प्राइज़ वो उसे ही देने का डिसाइड करता है। जीजी बीच में आती है और कहती है कि एमी का डिज़ाइन फेक है, उसे तो पेंटिंग आती भी नहीं है। तो इस बात पर एमी खुद को प्रूफ करने के लिए कहती है तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लाइव पेंटिंग कर देती हूँ। लेकिन मैं ये बात तो दावे से कह सकती हूँ कि पेंटिंग जीजी को नहीं आती है और उसने पिछली बार की तरह ये पेंटिंग किसी और से ख़रीदी है, जैसे कि पिछली बार उसने मेरी पेंटिंग को छीना था ये बेस्ट पेंटर का अवार्ड जीतने के लिए। इस बारे में नियान को कुछ भी पता नहीं था। एमी अपने आप को प्रूफ करने के लिए लाइव पेंटिंग वहाँ पर करती है और सबके सामने जब वो पेंटिंग बनाती है तो सारे शॉक हो जाते हैं।
निहान को भी पता चलता है कि पहली बार एमी पेंटिंग कर सकती थी। उस कंपटीशन से वो वहाँ पर निकलती है तो निहान एमी से माफ़ी मांगते हुए उसे उसके पास वापस आने के लिए बोलता है। एमी कहती है ठीक है, अगर तुम मेरे लाइफ के 7 साल लौटा सकते हो जो कि मैंने इतनी मुश्किल से जिए तुम्हारे झूठ की वजह से, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज मेरी ज़िंदगी में दोबारा सामने मत आना। मैं फेंग के साथ चाहे जैसे भी रहूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो किसी हालत में वापस नहीं आने वाली हूँ। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो वापस से फेंग के बेबी के साथ थी। वो तो बहुत ही खुश थे उसके साथ, लेकिन नियान अब एमी को उस बच्चे के साथ देख कर के बिल्कुल खुश नहीं था। उसका छोटा बच्चा नियान के आसपास ही रहता था। उसका बच्चा जिद कर रहा था चॉकलेट खाने के लिए, तो नियान उस बेबी को एक कन्वीनियंस स्टोर पर लेकर के जाता है जहाँ पर का जो ऑनर था वो एमी को जानता था। वो उसे बताता है कि उस बेचारी बच्ची ने कितना हेल्प किया था। वो तुम्हारे लिए एक महंगा शूज़ बाय करना चाहती थी, इसी वजह से 12-12 घंटे की शिफ्ट उसने की थी मेरे पास। जब ये सारी बातें यहाँ पर नियान को याद आता है कि जब वो गरीब होने की एक्टिंग कर रहे थे तब उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एमी ने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे के गिफ्ट उसे ला करके दिए थे, लेकिन वो इतना अमीर था कि उसके सामने इस छोटे से गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह यहाँ पर अब उससे सिंसियरली माफ़ी मांगने का डिसाइड कर रहा था, लेकिन अब चीज़ें बदलने नहीं वाली थी। अगले सीन में एमी ड्रेसेस बाय करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर लिली जो कि फेंग के फियांसे है आ जाती है। उसे वहाँ पर पता चलता है एमी ही वो गर्ल है जिससे कि फेंग शादी करना चाहता था। वो उसे कहती है अफसोस तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, मैं फेंग की एक्स फियांसे और मैं वापस आ चुकी हूँ, तो जो मैं कहूँगी वही होगा। एमी अब इस बात को थोड़ा सीरियसली लेने लगती है। लिली के वहाँ से जाने के बाद वो इसी बारे में सोच रही थी। इधर लिली फेंग को कॉल करती है और कहती है कि वो फाइनली वापस आ चुकी है। फेंग कहता है तो मैं क्या करूं, मैंने कब हमारी शादी को हाँ कहा था जो कि तुम मेरी ही पीछे पड़ गई हो। लिली कहती है आई नो तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं 5 साल पहले तुम्हें छोड़ करके चली गई थी, लेकिन अब तुम्हें वापस आ गई हो ना। फेंग कहता है तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, मैंने कभी भी हमारी शादी को हाँ नहीं कहा। फ़ोन कट करती है वो एमी को कॉल करता है। एमी थोड़ा सा गुस्सा थी, लेकिन फिंग समझ जाता है, वो उसे चीज़ें क्लियर करता है। उसके और लिली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कभी लिली से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। इधर नियान उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदा था। वो सोचता है एमी गरीब लड़की है और इतने गिफ्ट्स देखेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है उसे माफ़ कर देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था एमी को कभी पैसे की पड़ी ही नहीं थी। दूसरी तरफ एमी घर पर उस छोटे बच्चे के साथ थी। अब वो यहाँ पर फेंग को सरप्राइज़ देने जाने का प्लान करती है और फेंग भी वही करता है। शादी के एक रात पहले ही दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के लिए निकलते हैं, लेकिन आधे रास्ते ही मिल जाते हैं। उन दोनों को पता चल जाता है कि दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। वो दोनों आज का रात एक होटल में स्टे करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फेंग एमी को अपने पुराने घर लेकर के जाता है। वहाँ पर एमी की बनाई गई वो पहली पेंटिंग थी। फेंग एमी से पहले भी मिल चुका था। काफ़ी बातें करने के बाद दोनों एक ही रूम में एक ही बेड शेयर करते हैं। फेंग भाई साहब को तो नींद नहीं आ रही थी। एमी ये बात अच्छे से जानती थी। वो कहती है वैसे भी हमारी शादी कल है, अगर वो चाहे तो उसके साथ रोमांस कर सकता है, उसे खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेंग उसे कहता है कि नहीं, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता। दोनों सिर्फ एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगली सुबह एमी अपनी ग्रैंड मदर को सब कुछ बता देती है कि वो फेंग से शादी कर रही है। शादी का सारा वेन्यू तैयार था। यहाँ पर लिली आती है और वो एमी को कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है, मैं फिर से शादी करने वाली हूँ। एमी कहती है वो तो वक्त बताएगा। तभी वहाँ पर नियान का बच्चा आ जाता है और एमी को जिद करके वहाँ से थोड़ी दूर ले करके जाता है, ये कहते हुए कि नियान उससे कुछ कहना चाह रहा है। नियान एमी को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान कर रहा था और जीजी ऐसा करने से रोक रही थी। उसका बच्चा एमी को वहाँ से लेकर के जाता है। एमी को नहीं पता था कि नियान उसे वापस से ये सारी नौटंकियाँ कर रहा है। जब वो नियान से मिलती है तो नियान अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। एमी उसे कहती है गलत, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, अगर प्यार किया होता तो तुम कभी इस बात का बेट नहीं लगाते, और लगाए भी थे तो तुम्हें ये बात कब का
का मुझे सच बता देना चाहिए था। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एमी कहती है सारी बातें झूठ है और सिर्फ बहाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है फिंग तुम्हें रखने वाला है? आज उसकी एक्स फियोंसे जिजी यहाँ पर आई हुई है और वो शादी करेगा उसी से। तुम्हें जो ये गलत फहमी है कि वो तुमसे शादी करेगा और तुमसे प्यार करता है, इस बात से बाहर निकल जाओ। एमी हंसते हुए कहती है वो तो वक्त बताएगा, मुझे तुम्हारे इस ड्रामे में नहीं पड़ना है। एमी किसी के भी रोकने पर नहीं रोकती है। थोड़ी देर बाद वो शादी का ड्रेस वगैरह पहन करके स्टेज पर आती है। तब जाकर के नियान को पता चलता है एक्चुअल में एमी फेंग से शादी कर रही है। उसे तो अब तक इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। एमी स्टेज पर जाती है, फेंग उसका इंतज़ार कर रहा था। शादी का सारे रिचुअल्स स्टार्ट ही होने वाले थे कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। फेंग से कहती है फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ, एमी को हटाओ, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। फेंग कहता है तुम्हें दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, मैंने कभी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कहा, मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। तो लिली कहती तो फिर तुमने ये सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों डेकोरेट करा है? ये सब कुछ तो मेरी पसंद की चीज़ें है। इस बात पर फेंग उससे कहता है नहीं, ये सब कुछ मेरे बच्चे के पसंद की है, उससे ही ये फ्लावर्स पसंद थे, दैट्स वे मैंने यहाँ पर इन्हें डेकोरेट करा है। एमी को इन बातों का कोई बुरा नहीं लगता है। लिली को उस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर दैट फेंग और एमी फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और नियान देखते रह जाता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, एक और बड़ा सच था जो कि अब रिवील होने वाला था। वहाँ से जाने के बाद नियान अपने बच्चे को लेकर के जा रहा था। फेंग को लगता है ये बिल्कुल एमी की तरह नहीं दिखता है। अपने सेक्रेटरी को उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलता है। मीना नियान को इस बात का पता लगा। फाइनली अब फेंग और एमी की हनीमून की रात थी तो भला वो खुद को कहाँ ही रोकने वाला था। वो यहाँ पर फाइनली एमी के साथ रोमांस करता है जिसका इंतज़ार वो पिछले 1 महीने से कर रहा था। बेचारी एमी बहुत ही टायर्ड थी लेकिन फेंग उसे जाने नहीं देता है। अगली सुबह वो दोनों टायर्ड होकर के सो रहे थे तभी फेंग का बेबी एमी से मिलने के लिए आ जाता है। एमी को ये सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। फेंग का सेक्रेटरी भी यहाँ पर आता है। फेंग ने जो डीएनए टेस्ट कराने का बात बोला था तो वह एमी से पूछता है। एमी इस बात को अलाउ कर देती क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिरकार अगर ये उसका बच्चा है तो वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। वो अपने हेयर भी डीएनए टेस्ट कराने के लिए दे देती है। कुछ ही घंटों में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ पर आ जाता है और जो बात का डर था वही होता है। एमी को पता चलता है कि एक्चुअल में ये तो उसका बच्चा है ही नहीं। वो फेंग से कहती है वो जा रही है इस बारे में नियान से सच जानने के लिए। फेंग उसे कहता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना। एमी वहाँ से निकल के नियान के पास पहुँचती है। उसे लगता है कि अब वो उसके पास आई है। एमी कहती है ये बताओगे कि आखिरकार ये मेरा बच्चा है नहीं तो चल क्या रहा है? निहान के पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो बोलता है एक्चुअल में मैंने निहान से जो गेम खेला था, जो बेट लगाया था, उसी चक्कर में मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ पर एक गार्ड के साथ इंटीमेट होने के लिए प्लान किया था और जब तुम्हारा बेबी बॉर्न हुआ तो मैंने उस बच्चे को चेंज करा दिया था। एमी निहान के इस घिनौने सच को जान करके कहती है अब देखो मैं तुम्हारे परिवार को कैसे एक एक करके बर्बाद करती हूँ, तुमने तो मेरी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी। वह उससे अपने बच्चे के बारे में पूछती है कि मेरा असली बच्चा किधर है। निहान को इस बारे में पता नहीं था। उसने किसी को पैसे दे दिए थे जिसका बच्चा उसने लिया था उसके बेबी को एक्सचेंज करके जो भी करना है उस बच्चे के साथ कर देने के लिए। अगर उसे जान से मार दे तो ज़्यादा बेहतर है। एमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नियान को पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं फेंग ही था जिसके साथ एमी ने रोमांस किया था। अब वो ये बात किसी हालत में एमी को पता नहीं लगने देने वाला था, वरना उसे लगता है कि वो फेंग से और ज़्यादा प्यार करने लगेगी और उसके पास वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब इतना सब कुछ कांड करने के बाद भी नियान को ये उम्मीद है कि एमी फेंग को छोड़ करके उसके पास आ जाएगी। बेचारी एमी सैड होकर के घर पहुंचती है। फेंग उससे पूछता है कि क्या बात है आखिर, तो एमी उसे सारी बातें बताती है। यहाँ पर ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी एक इंसान वहाँ पर आता है। वो एमी से कहता है एक्चुअल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस बच्चे को मारने के लिए नियान ने मुझे पैसे दिए थे मैंने उस बच्चे को मारा नहीं था। उस बच्चे को मैंने फेंग के घर में छोड़ आया था क्योंकि मैंने फेंग को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए उस रात देखा था। मेरा बच्चा बहुत ही बीमार है, उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे बहुत ही पैसे चाहिए और नियान मुझे पैसे देने से मना कर रहा है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। एमी उस इंसान का मदद करती है, उसके बच्चे का ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। उसने उसके और फेंग के बच्चे को जान से नहीं मारा, इस चीज़ के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। वो वहाँ से चले जाता। बात था ये बात जानने का कि क्या ये बात सच में सच है कि जो बच्चा फ़िलहाल
फेंग के पास है क्या वो फेंग और एमी का ही है। उनका भी डीएनए टेस्ट होता है और सच सामने आ जाता है, वो बच्चा एक्चुअल में एमी का ही था, यानी कि उस रात वो फेंग के साथ इंटीमेट हुई थी। इसी वजह से उसे फेंग के बेबी से एक अलग सा कनेक्शन फील होता था। इधर नियान के बच्चे को भी सब कुछ पता चल गया था कि वो ना जाने किसका बच्चा है। कोई भी अब उसे घर में भाव नहीं दे रहा था। नियान तो वैसे भी उसे प्यार नहीं करता था और वो उसे अपना बच्चा नहीं मानता था। और जीजी को तो वैसे भी उस बच्चे से कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ नियान से शादी करना चाहती थी। तभी वहाँ पर फेंग और एमी पुलिस को लेकर के पहुँच जाते हैं। पहले तो नियान के और जीजी की कंपनी को बैंकरप्ट किया जाता और इतना बड़ा क्राइम करने के लिए नियान और जीजी को यहाँ पर जेल हो जाता है। इसके बाद फेंग और एमी फाइनली यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। एमी के लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। सब कुछ ख़त्म करने के बाद अब एमी हैप्पीली एवर आफ्टर फेंग के साथ रहने लगती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।